न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका पुनः स्वागत है। जेके तिवारी साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पूर्व जो देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अपना बजट लोकसभा पटल पर प्रस्तुत किया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो बजट है बहुत ही शानदार बजट है। आप कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात किया गया है इसमें। खासकर हम मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय के जो लोग हैं जिनकी इनकम लगभग 12 लाख तक की है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं है। और सैलरीड क्लास के लोगों के लिए 12,75,000 तक अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो जीरो टैक्स पे करना है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है मध्यम वर्गीय, आप कह सकते हैं लोअर मध्यम वर्गीय परिवार की मुट्ठी में पैसे दिए गए। और जब हमारे हाथ में पैसे होते हैं तो हम खर्चे करते हैं। जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। तो बहुत ही एक शानदार बजट। इस शानदार बजट के लिए मैडम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि ऐसी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया। सर, 2-3 सवाल मेरा और था तिवारी साहब कि इस बजट में देखा ये जाता है कि उन्होंने जब ये कहा कि भाई ये जो मध्यम वर्ग को मैं छूट दे रही हूँ उससे 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। बिल्कुल। तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी सर? देखिए, इस नुकसान की भरपाई का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क तो ऐसे देखने में प्राइमा फेसा ही दिख रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब हमारे हाथ में पैसे होंगे तो उस पैसे को हम क्या करेंगे? वे एक्सपेंडिचर करेंगे। जब वो एक्सपेंडिचर होगा तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हर व्यक्ति, इस देश का रिक्शा पुलर, इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी ये टैक्स पे करता है। तो जब पैसे होंगे हाथ में तो हम खर्चे करेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे में हमारे ग्रोथ के जरिए वो हमें पैसे वापस भी इस देश में आएगा। जो भी टैक्स का पैसा होगा कहीं ना कहीं जी बिल्कुल वापस करेगा और खर्च करेगा तो उससे सभी सेक्टर का ग्रो होगा और ग्रो करके अल्टीमेटली हमारे इस इकोनॉमी में पैसा घूम करके आएगा। सर, इससे जुड़ा एक सवाल और भी था। इस बजट में एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप और बहुत सारी निवेश, कृषि और इन्वेस्टमेंट को लेके बातें कही गई हैं। पूरा जो, चूँकि आपको काफ़ी अनुभव है, क्या आपको लगता है कि इस बजट से कितना फ़ायदा एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप सेक्टर को होगा सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो बजट है जितनी शुभकामनाएं दिया जाए वो कम है और सरकार का फोकस है रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। अब हमारी आबादी आपको पता है देश की इतनी है कि हर किसी को रोजगार दिया नहीं जा सकता। तो रोजगार देने में एक सबसे बड़ा रोल एमएसएमई सेक्टर का होता है। जब एमएसएमई सेक्टर बढ़ता है तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। तो एमएसएमई सेक्टर में कैसे लोन प्रोवाइड किया जाए, कैसे उसको, जैसे भी एग्जाम्पल के तौर में मैं आपसे बात करूं कि अगर हमें कंपनी को बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाने के लिए पहले क्या होता था कि मुझे क्या पब्लिक का फंड लेना पड़ेगा। अब पब्लिक फंड लेने के लिए पहले के जो कंडीशंस इतने हैवी कंडीशंस होते थे कि एक एमएसएमई सेक्टर का कभी भी कोई बिजनेस में सोच ही नहीं पाता। आज आम भाषा में अगर मैं कहूँ कोई 10 करोड़ की टर्नओवर की भी कंपनी है, अगर सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो आप समझ सकते हैं कि वो भी पब्लिक के फंड के जरिए अपने व्यापार कर सकता है। मतलब एसएमई आईपीओ की कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि आप छोटे से छोटी कंपनी एक एमएसएमई सेक्टर में रजिस्टर्ड है, 50 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़, इस तरह की इन नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो आज अच्छे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके बिजनेस में पोटेंशियल है, उनकी आइडियाज में कुछ ऐसे पोटेंशियल है जो बहुत ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फंड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट है कि एसएमई आईपीओ के जरिए आप पब्लिक की फंड के जरिए आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को लोन की भी सुविधा, और लोन के बजाय इसमें लोन की छूट भी मिलती है, कम इंटरेस्ट पे मिलता है, ताकि ये सेक्टर ग्रो करे। जब ये सेक्टर ग्रो करता है तो रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया इससे आता है, जो कि हमारा देश अभी भी जो चाहिए, जो हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो आज भी हमारी जो टैग है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। और डेवलपिंग कंट्रीज में एमएसएमई कंपनियों का, एमएसएमई सेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सरकार का फोकस है कि एमएसएमई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सर, मैं जानना चाहूँगा, जो एमएसएमई कंपनी है क्या वो अपना आईपीओ ला सकती है? यस, अब इस बार के बिल्कुल ये इस बजट से ही नहीं, प्रावधान तो पहले से ही है, लेकिन मतलब एग्जांपल के जरिए मैंने समझा कि ये सोच है सरकार की कि कैसे इन कंपनियों को भी हम स्ट्रीम लाइन में, मेन लाइन में जाएं। बड़ी कंपनियां ये भी बन सकती हैं। आज एक छोटा व्यापारी भी 50 से 60, 100 करोड़ करने वाला व्यापारी भी अगर उसके बिजनेस में दम है, पोटेंशियल है, अगर पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो पब्लिक फंड लगाएगी, आप 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़ तक की भी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। एक प्रोफेशनल के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, एक छोटे व्यापारी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हम भी कैसे बड़े बन सकते हैं अगर हमारी सोच सही होगी, सही दिशा में काम करेंगे, हमारे आइडियाज़ बिजनेस को लेकर के बिल्कुल
आप कह सकते हैं कि कंक्रीट है, जो लग रहा है कि पेनिट्रेट कर सकता है मार्केट में, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मैम ने इतनी व्यवस्था जो किया है जी, अभी तक का, मेरे ख्याल से जब से वो वित्त मंत्री हैं, सबसे बेस्ट बजट उनका मैं कह सकता हूँ। खासकर ये बेसिक इंजम्पशन वाला जो है, वो अब तक की, जो मैं जहाँ तक टैक्स जब से देख रहा हूँ, इतना बड़ा जंप अभी तक नहीं आया। अमूमन हर साल आप देखेंगे कि सिर्फ लिमिट वही रहता है, बढ़ता भी है तो कभी 1,50,000 ऐसे करके बढ़ा, धीरे 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 बढ़ा। इतने लंबे जंप पहली बार मैंने ये देखा कि इतने लंबे जंप। और डेफिनेटली जैसे शुरू में आपने कहा कि एक बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान, तो ये एक गट्स भी चाहिए कि सरकार कैसे उसको भरपाई करेगी। तो एक अपने आप में ये सरकार का भी गट्स है, लेकिन उनकी गट फीलिंग सही है, मेरा मानना है। हो सकता है कि क्षणिक समय में उनको थोड़ा सा लॉस दिखेगा, बट ऑन दैट लॉन्ग रन ये अल्टीमेटली फिर ये सेटअप हो जाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जो वहाँ का नुकसान है वो भरपाई हो जाएगा। राइट सर, एक सवाल और भी था इस बजट में, सेमी सेक्टर के साथ साथ उसमें उनकी लिमिट बढ़ाई गई है, जी, छूट की व्यवस्था की गई है, तो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? देखिए, एमएसएमई में एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो इसमें बहुत ज़्यादा तो मैं फोकस नहीं हो सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रावधानों को उन्होंने जो है छूट दिया है कि आप एमएसएमई में ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। और स्टार्टअप जो है इसके अंदर जो फोकस किया गया है, स्टार्टअप में भी आपको बताऊं कि एक टैक्स के इंजम्पशन का बेनिफिट पीछे से ही चलता आ रहा है कि एक पार्टिकुलर ईयर तक आप अगर व्यापार करते हैं, कोई इनकम होता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक नए व्यापारी के लिए, एक नए बिजनेसमैन के लिए अगर उसको टैक्स का छूट मिलता है तो मोटिवेट होता है कि हम कैसे अधिक से अधिक अपने बिजनेस को बढ़ाएं बिना किसी, चूंकि किसी भी बिजनेस को शुरू में करने के लिए ना मार्केट में पेनिट्रेट करना पड़ता है, और जब पेनिट्रेटिंग पॉलिसी वो अपनाता है तो उसमें एक हैवी कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो वो चाहता है कि हम कैसे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे की बचत करें। जब वो ग्रोथ करेगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों को रोजगार देगा। तो इसके जरिए सरकार ये चाह रही है कि नए बच्चों को, नए इन्वेस्टर मेंटर्स को जिसके अंदर आइडियाज है, वो अगर फंड कम भी हैं तो उन्हें टैक्स ना दे करके, कुछ उनको लोन दे करके, उनको और तरह की सपोर्ट सिस्टम दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल आपने जो आपने बोला सर कि इस बजट से देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा। जी, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ, जरूर बढ़ेगा। और उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होगा। बड़ी कंपनियां ग्रो कर रही है, करते रहेंगी, लेकिन हमने कहा हमारा इतना बड़ा देश है, इस देश में एमएसएमई भी हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत करना। बीच में कुछ समय के लिए इस पे जो चाहिए था वो फोकस नहीं था, धीरे धीरे सरकार का भी फोकस इसके तरफ बढ़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली हम बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और 2047 तक जैसे कि देश मोदी जी ने कहा है कि भाई हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो मेरी भी शुभकामनाएं हैं, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग तो हमेशा फाइनेंस में ही डील करते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि नहीं हो, हमारे देश की जो धारणा डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों के अंदर है वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़े, और हम भी कह सके गर्व से कि भारत एक विकसित राष्ट्र है, डेवलप्ड कंट्रीज बना। तिवारी साहब, दूसरा जो सवाल मेरा ये था कि अभी कुछ दिन पूर्व जो है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ब्रांच होता है उसमें आपको नई पदवी मिली है, तो थोड़ा सा विस्तार को बताएंगे? देखिए, हमारे आप आसीन हुए, हमारी आईसीआई जो है ना 5 रीजन्स में बटे हुए हैं, CIRC, NIRC, WIRC, EIRC, वैसे सेंट्रल IRC। तो CIRC हमारे इसमें 7 राज्य कवर है। आप जहाँ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन राज्यों के जिस भी प्रोफेशनल एड्रेस, जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एड्रेस, चाहे वो जॉब में है चाहे प्रैक्टिस में, इन राज्यों के, तो उसे हम सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में मानते हैं। इसमें लगभग, जब हमारे इलेक्शन हुए उस समय लगभग 78,000 मेंबर थे, 78,078 मेंबर थे। उसमें से 12 लोग अलग अलग राज्यों से चुन कर आए। उसमें मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चुन कर आया। उसके बाद बहुत रिसेंटली भी 28 तारीख को हमारी अपनी काउंसिल की भी इंटरनल इलेक्शन में मैं सचिव पदभार ग्रहण किया, और पूरे 7 राज्यों का CIRC के सचिव के तौर पे अपने मेंबर एट लार्ज के लिए, स्टूडेंट के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन योजनाओं पे हम काम करना शुरू कर दिए। और हम चाहते हैं कि इन 5 रीजन में CIRC सबसे बेस्ट बने, CIRC की ब्रांचों को बेस्ट ब्रांच का अवार्ड मिले, यहाँ के मेंबर्स अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, उनको सेमिनार के जरिए, उनको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के जरिए हम कैसे और उनको इन्हेंस कर सकते हैं, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। सर, 2 सवाल आपका और मुझे जनता का सवाल है कि हमारे भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा बढ़ रहा है, अंतरिक्ष अभियान तेजी से चल रहा है, उसके बाद भी सर डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कमजोर दिखाई देता है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, डॉलर शुरू से ही मैंने माना है कि डॉलर ना डोमिनेटिंग रहा, और इसका नेचर रहने का रीज़न यही है कि यूएस ही डोमिनेटिंग रहा है।
चूंकि आप अधिकतर देशों की जो आपस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डॉलर में ही होते हैं, तो बट ऑब्वियसली जिसमें जिसकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगा। अब चूंकि इंटरनेशनली उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह गए, और हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं अपने जो टॉप मोस्ट लीडर जो बैठे हुए हैं और हमारी फाइनेंस कमीशन और आरबीआई को भी इस पे विचार करना चाहिए। एक डेफिनेटली सोचने का विषय है कि ठीक है, अधिक कम होना लाजमी होते रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है, ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है। हर आर्थिक जगत के जो लोग हैं उनके लिए भी एक कि नहीं, देश ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रो करने के बावजूद भी आज शेयर मार्केट भी ग्रो कर रहा है। क्षणिक हो सकता है कि कुछ समय को लिए तो करेक्शन टाइम टू टाइम आती रहता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे कि एनएसई बीएसई कहाँ था और कहाँ चला गया सेंसेक्स। लेकिन रुपया कमज़ोर हो रहा है, इस बात से मैं सहमत हूँ। हमें इस बात सोचना चाहिए और एक्सपर्ट टीम बैठा करके सरकार को भी इस पे विशेष तरीके से, आप कह सकते हैं ना, कई बार नहीं बोलते कि स्पेशल टास्क बनता है, तो मैं तो अपील करता हूँ इसके लिए भी कि स्पेशल टास्क जो है ना फाइनेंस कमीशन बनाए, इस पे विचार करें कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि अब ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, लंबे टाइम से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरी है, इसको कम होना चाहिए। सर, इस बजट में वित्त मंत्री जी ने कृषि, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे सेक्टर को कवर किया है, कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है जी। लेकिन फिर भी कुछ आप उनसे अपील करना चाहेंगे कि भाई इस सेक्टर को अगर वो और ले लेते तो शायद हमारा आर्थिक व्यवस्था और तेजी से ग्रो करता। देखिए, सर्विस सेक्टर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर बात करूं तो देखिए, सर्विस सेक्टर ना हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सर्विस सेक्टर पे फोकस भी, एमएसएमई भी फोकस है, लेकिन चूंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और भारत हमारा किसान प्रधान देश है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी जगह, फाइनेंस अपनी जगह, लेकिन जो रियल कह सकते हैं ना कि देश की ताकत है, जो देश के पुत्र कहें, वो हमारे किसान हैं। उनकी वजह से, उनकी वजह से ही हम आप जो कुछ भी हमारे थाली में आज पहुंचता है, वो उनके वजह से पहुंचता है। और मैं तो किसानों के बारे में हमेशा कहता हूं कि फार्मर्स आर दोज हु बोर्न इन डेट, लिव इन डेट एंड डाइज इन डेट। किसान वो व्यक्ति है जो कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही जिंदगी जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। व्यक्तिगत तौर से मैं ये अपील करता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि कृषि जी, कि आज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कृषि में क्या योगदान था और आज देखेंगे तो वो बहुत कम हो गया है, जबकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हर सरकार कोशिश की है कहीं ना कहीं कृषि को आगे ले जाने में, पर मेरा व्यक्तिगत मानना अभी भी है कि कृषि अभी भी हमारे देश, अगर आप डेवलप कंट्री और दूसरे जगहों से बात करें तो हमारा कृषि अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं और बहुत बड़ा नहीं है। इसको भी प्रोफेशनल करने की जरूरी है, बहुत स्कोप है, और इससे बिल्कुल इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर ही रोजगार नहीं होता है, वो कृषि कार्य करने वाला भी रोजगार हो सकता है, लेकिन चूंकि वहां उसको अपॉर्चुनिटी कम मिलता है। आज देखिए बहुत सारी जगहों से पलायन होकर के लोग बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, क्यों? उनके पास जमीन भी होता है, लेकिन वो बेहतर उस पे अपने उपजाऊ जमीन को बना नहीं पाए, अच्छी चीज़ों की उपज नहीं कर पाए। तो व्यक्तिगत मेरा मानना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से हट के बात मैं कर रहा हूँ, बड़ा ये दिल के करीब, चूंकि बचपन में वो चीज़ मैंने देखा है, महसूस करता हूँ और बात करता हूँ गाँव के लोगों से, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज भी उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आया। बहुत सारे लोग बाहर है, जैसे हम अपनी एग्जांपल करें, हम बाहर तो है अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत तौर पे तो बदलाव लाए, लेकिन गांव के आज भी मेरे जो जानने वाले लोग हैं वो आज भी मोर और लेस उसी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जबकि वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो व्यक्तिगत तौर से मैं कहूँगा कृषि पे बहुत काम करने की ज़रूरी है और बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर। सर, कृषि सेक्टर को जो इनकम टैक्स में छूट है जी, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए बड़े व्यापारियों के लिए। बड़े देखिए, ये एक चर्चा का विषय है, अलग अलग लोगों के अलग राय हो सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो कृषि से 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ कमा रहा है और कोई टैक्सेस नहीं दे रहा है, एक वो व्यक्ति, भाई पैसा तो उसके पास भी है, एक वो व्यक्ति जो किसी और चीज़ से सिर्फ 10 लाख, या जैसे हमने कहा लिमिट 12 लाख से हो गया, अगर वो 15 लाख भी कमाता है तो उसको टैक्स देना चाहिए। तो मैं ये ऐसा अपील करता हूँ और मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये एक चर्चा का विषय मैंने पहले कहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर से अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसा ना कैप लिमिट सेट किया जाए, इस सर्टेन लिमिट से एबव का इनकम है वो हो सकता है कि नॉर्मल रेट में ना लाए, आप मार्जिनल रेट लगाए, लेकिन उनसे भी ये टैक्सेस की कलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि बहुत से बड़े व्यापारी, बड़े किसान हैं, वो बहुत अर्निंग करते हैं। आज अब मगर पंजाब का एग्जांपल ले, पंजाब का किसान देखिए और वही बिहार और उड़ीसा का किसान देखिए, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और बिहार और वहाँ का जो उड़ीसा का किसान है वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाकर किसी तरह अपनी जिंदगी की जीविकोपार्जन कर रहा है, जबकि पंजाब का किसान देखिए वो भी मर्सिडीज से चल रहा है। तो जो व्यक्ति मर्सिडीज से चल रहा है और इनकम
अपने एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है, वो ठीक है कि इनडायरेक्ट टैक्स में जब मर्सिडीज खरीदा तो वो टैक्स पे कर दिया, बट इनकम टैक्स पे नहीं किया। तो व्यक्तिगत मेरा मानना है कि एक मार्जिनल टैक्स होनी चाहिए, एक डिस्कशन का विषय हो सकता है आफ्टर डिस्कशन, लेकिन होना चाहिए। तो हमारा अर्थव्यवस्था और मजबूत बिल्कुल होगा। और जब हमारे किसान खेती करने की जो पद्धति है उसमें भी थोड़ा सरकार प्रोफेशनल, बिल्कुल भाई इक्विपमेंट जो है ना वो आज भी देखिए कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल तरीके से हम खेती करते हैं। हमें कौन बीज लगाना चाहिए, किस लैंड में कौन सी बीज बेहतर तरीके से दे सकता है, वहाँ पे हमें रिटर्न, तो इस तरह की किसानों की प्रशिक्षण भी होनी चाहिए। वैसे कई राज्य सरकारों ने इस पे काम किया, बट धरातल पे अभी भी मेरा मानना है, क्योंकि मैं इस पे इसलिए बोल पाता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं पुनर्कर, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हूँ। जब कभी भी समय मिलता तो मैं गांव जाता हूँ, गांव के लोगों की स्थिति देखता हूँ। तो जब मैं वहाँ से निकल के यहाँ आया, मैं अपनी ज़िंदगी या और लोगों की ज़िंदगी की बदलाव देखता हूँ और उनका देखता हूँ, तो वो नहीं होता। आज भी मोरल बदलाव आया है, लेकिन जो बदलाव और सेक्टर में आया वो कृषि के क्षेत्र में नहीं आया, जबकि पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। तो इस पे फोकस करना चाहिए। अगर बगैर फूड का जीवन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया भाई। अन्न जो है आपके थाली तक पहुंचाने वाले वही हैं, तो उनको सैल्यूट है। उनके लिए जो भी सुविधा बेहतर दिया जाना चाहिए वो होना चाहिए। उनको कैसे आगे जोड़ा जाए, उनके भी बच्चे, वैसे मैंने कहा मैं किसान का बच्चा हूँ, फिर भी आज मैं सीए बना, तो और भी उनके भी बच्चे डॉक्टर और आईएएस बने, वो भी हाँ डिफेंस में जाएँ, वो जाते भी हैं, लेकिन उनको और बेहतर किया जा सकता है जब उन पर पैसे होंगे, क्योंकि मनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। सर 2 सवाल मेरा और था। सर इस बजट में स्टार्टअप को बहुत बड़ा फोकस किया गया है जी, यानी स्टार्टअप लोग आम जनता समझ नहीं पाती है, थोड़ा सा बताएंगे स्टार्टअप क्या है? देखिए स्टार्टअप ये है कि आपके पास कोई आइडिया है, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे लगता है कि जैसे आम भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं लोन देना चाह रहा हूँ, तो लोन का एक ट्रेडिशनल तरीका है कि मैं जाता हूँ बैंक, एनबीएफसी एक एप्लीकेशन देता हूँ और फिर वहाँ से मुझे लोन मिलता है। अब एक आइडिया मेरे पास आया कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे लोन लेने की ज़रूरी पड़ती है। अब वो उस लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे, कतार में लगेंगे, उनके पास कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, मिलता है नहीं मिलता। आज फिनटेक का कॉन्सेप्ट आया है, बहुत सारे एनबीएफसी फिनटेक फॉर्म में काम करती है और वो कहती है आपको टेलीविज़न खरीदना है, आप जाइए उस दुकान से खरीद लीजिए, उस दुकानदार को मैं पेमेंट कर दूंगा और आप धीरे धीरे ईएमआई में करके पे कर दीजिए। अब सोचिए हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो, खासकर मैं नौकरी पेशा की बात करें, उनके पास पैसे तो आते हैं लेकिन एक मुश्त में नहीं आता कि कोई बड़ी चीज़ वो खरीद पाए, लेकिन वही पैसा मैं उनसे 2-2, 3-3 हज़ार करके ले लूँ। तो मेरे पास एक आइडिया कि यार ऐसे लोगों को मैं कैप्चर करूँ। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ जो आप कलेक्टिव वे में ला करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जहाँ लगता है कि और हाँ मतलब न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं आप। तो जब न्यू आइडियाज़, जैसे व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप क्या है, कभी व्हाट्सएप वालों ने जिन्होंने बनाया तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे पहुँचा, लेकिन एक आइडिया क्लिक किया कि अगर मैं कोई ऐसा ऐप बनाऊं जिससे लोग नेट के जरिए आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। और आज देखिए इस कंपनी की कितनी बड़ी वैल्यूएशन है, इन सपने में भी नहीं सोचेगा उनके ओनर ने, ऑल्दो वो फेसबुक ने बहुत पहले परचेज कर लिया, लेकिन हाँ युवा बच्चों ने बनाया था। लेकिन आप सोचिए ये स्टार्टअप है, एक ऐसी आइडिया जो देश में है, मतलब हाँ है भी, लेकिन आप उसको अलग तरीका से करना चाह रहे हैं। राइट। तो अगर इसी को आप आम भाषा में कहें तो स्टार्टअप कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो आपके आइडियाज़ हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग भी हैं, बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर भी बैठे हुए हैं कि अगर आपका आइडिया सही है, आपको लगता है कि पैसे की वजह से आप रुक रहे हैं। आप फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल लीजिए, देखिए भाई अमूमन क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीके में हम दुकान जाते थे, सामान लाते, इन्होंने कहा आप कहीं नहीं जाओ, जो दुकान पे जाके 100 रुपये में सामान लाओ और आपके घर में 90 रुपये में पहुंचा रहे हैं। तो देखिए आज फ्लिपकार्ट कहाँ से, एक आइडिया है भाई मुझे वो सामान चाहिए, लेकिन वो सामान पहुंचाने के लिए अभी आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं छोटे छोटे, ब्लिंकिट है, हाँ बिल्कुल ब्लिंकिट है, जोमैटो है। अब देखिए एक आइडिया ही तो है। भाई मैं अपने स्टाफ को, अपने पियोन को, अपने ड्राइवर को दुकान पे भेजता, जाता, मेरी गाड़ी को लेके जाता, पेट्रोल डीजल लगता, उसका समय लगता, तो मैंने एक छोटा सा सिंपल उनको एक सर्विस चार्ज दिया और वो हमारे घर पे पहुंच गया। तो ये जिसने भी पहली बार आइडिया लगा, सबसे आइडिया देखिए ओला उबर। आज मुझे कहीं जाना तो मैं एक टैक्सी हायर करूं, मेरे लिए वो तो सोच अरे यार इतना मुझे तो पास में जाना, इतना पैसा क्यों लगाऊं, 24 आवर, और आप 24 आवर एक मिनिमम कॉस्ट में, ना आपको अपने कुछ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरी, ना डीजल पेट्रोल का झंझट है, ना ड्राइवर का झंझट है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, जहाँ जाना वहाँ उतरिए, फिर जहाँ से जाना वहीं आपके सामने खड़ी है जी।
तो ये आइडिया, ये स्टार्टअप है। तो भारत देश में इस स्टार्टअप की संख्या अब इस बजट से बढ़ेगी और आने वाले समयों में बढ़ भी रही है। और सर हमारा जो जीडीपी है वो अच्छा जाएगा इस बार? बिल्कुल जाएगा। मैंने कोरोना के पीरियड को छोड़ के कहें तो ओवरऑल हम ग्रो कर रहे हैं और मेरा ये पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से सड़कों का जाल पूरे देश में बिछाया है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार होगा, पैसे आएंगे, फिर से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि हम पैसे को खर्चे करेंगे, ये साइकिल फिर से वही रोटेट होते हैं। जब ये साइकिल कंप्लीट होता है तो हम ग्रो करते हैं। सर तिवारी साहब, हमारी जो बातचीत चल रही थी आपने बहुत अच्छी तरह बताया स्टार्टअप के बारे में। अब सवाल मेरा ये, जो इनकम टैक्स पेयर की संख्या क्या बढ़ेगी इस बार से? देखिए, इनकम टैक्स पेयर की संख्या जरूर बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स ज़्यादा होने की वजह से टैक्स नहीं पे करते थे। वैसे मैं हमेशा से मानता हूं कि हमारे देश के लोग ईमानदार हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करते हैं, तभी कड़े प्रावधान बनाए जाते हैं और टैक्स चोरी में काफ़ी लोग पकड़े भी जाते हैं। तो जैसे ही आप टैक्स का रेट को कम करते हैं, अपनी स्लैब रेट बढ़ाते हैं, तो वो लोग जिनको लगता था कि यार इतनी हैवी टैक्सेस में नहीं पे कर सकता, टैक्स चुरा लूँ, अब उनको लगता है कि एक नॉमिनल टैक्स मुझे अगर पे करना है तो हमें पे करना चाहिए। तो स्लैब रेट में बदलाव होने की वजह से, बेसिक इनकम की लिमिट बढ़ने की वजह से, ऐसा मेरा मानना है कि वो अपनी संख्या भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग जो उस टैक्स को अपने हाइड करते थे, सप्रेस करते थे, वो एक्चुअल दिखाएंगे। तो जो आप 1 लाख करोड़ के घाटा की आप कह रहे थे, वो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग सही दिखाने की वजह से उसको भरपाई करने में भी बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। तो राजस्व बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा। सर जो जीएसटी है जी, बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ 2017 में आया था। जी, 1 जुलाई बहुत सारी खामियां हैं जी। उसमें से एक खामी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना जी, बनना चाहिए? देखिए, ट्रिब्यूनल बनना अति आवश्यक है। मैं अगर कहूँ, बहुत ऐसे असेसी हैं जो परेशान हैं, चूँकि हर कोई हाईकोर्ट जा नहीं सकता। अब उनकी अपील में केस ऑर्डर उनके अगेंस्ट आ पड़ा है, अब उनके पास ऑप्शन ट्रिब्यूनल जाने का था, लेकिन ट्रिब्यूनल बनी नहीं है। तो ऐसे में दोनों के लिए नुकसान है, सिर्फ असेसी के लिए नहीं, ये राजस्व के पॉइंट यानी गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान है। जब वो ट्रिब्यूनल में अपील फाइल होगा तो उनको एक प्री डिपोजिट करना होता है, तो वो प्री डिपोजिट सरकार के खाते में ही तो आएगा। तो मेरा मानना है कि इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है और असेसी तो परेशान है ही, क्योंकि हर कोई डायरेक्टली हाईकोर्ट नहीं जा सकता, हर केसेस को जस्टिस रीट के जरिए एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा बोलेंगे सिंस देयर इज अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, व्हाई यू आर कमिंग हियर। और इतने बड़े देश में अगर सब लोग हाई कोर्ट चले जाएं तो आप समझ सकते हैं कि जुडिशरी ऑलरेडी इतने बर्डन है, उन पे इतने केसेस पेंडिंग है, तो हर केस को वहाँ ले जाया नहीं सकता। तो मेरी अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से कि सरकार जल्द से जल्द, वैसे उनका था कि दिसंबर तक हमारा ट्रिब्यूनल बन जाएगा, उन्होंने प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट भी कर दिया है जिस्टेट का, बट अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है कुछ कमियाँ हैं, अपॉइंटमेंट्स होने बहुत बाकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ महीनों में, कुछ दिन तो नहीं, कुछ महीनों में जरूर हो जाएगा। जी सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील सिंपल मेरा यही रहेगा कि आप कैसे रोजगार को बढ़ाएं, और रोजगार बढ़ाने में एमएसएमई सेक्टर को जो आप कर रहे हैं उसमें और बेहतर करने की जरूरी है। और साथ ही साथ मैं तो ये भी अपील करूंगा कि हमारे देश के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी दो आप। आज आप डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ हम टैक्स बड़े ईमानदारी से देते हैं, और जब ईमानदारी से देते हैं तो इस हक से वहाँ से सुविधाएं भी लेते हैं, जैसे एडुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है। आज हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का स्थिति बहुत खराब है, सर। मतलब जितनी भी, मतलब मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि जो कमियां हैं उसको उजागर करना भी जनता के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, ये भी एक हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अपनी कमाई से गहरी इनकम जो मेहनत करके कमाए, उस गाढ़ी कमाई को वो टैक्स के रूप में देते हैं, लेकिन बदले में सरकार के रूप में कुछ नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी तो कम से कम मिले, ऐसे लोगों को हेल्थ में कुछ बेनिफिट्स दें, आप कुछ ऐसे सोशल सिक्योरिटी दें। अब मान लीजिए कि सीएफओ की जो पैकेज है 10 करोड़, सोचिए कितना टैक्स दे रहा हो, 30% के ब्रैकेट में तो 3 करोड़ से ऊपर टैक्स दे रहा है, लेकिन उसको बेनिफिट के तौर पे, जैसे एक जो टैक्स नहीं दे रहा है शायद उसको तो सरकार कुछ बेनिफिट भी दे रही है, राशन दे रही है और जो भी दे रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी, लाइक अगर एजुकेशन फ्री करो, हेल्थ में कुछ उनको लिबर्टी दो, तो हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरी है मुझे लगता है सरकार को, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो चाहिए, हो सकता है दिल्ली के अच्छे हो सकता है एनसीआर के अच्छे हों, मुंबई के अच्छे हों, लेकिन अभी भी हमारा जो देश है वो गाँव में रहता है, और गाँव की स्थिति क्या है, बहुत ही
भयानक स्थिति बहुत है। काम करने की जी, आवश्यकता है सर। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरी है। तो टैक्स पेयर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जरूर होना चाहिए, ये मेरी अपील है। सर योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में 2 शब्द। देखिए, गाजियाबाद योगी जी काफ़ी लोगों के आज पसंदीदा नेता बन के उभरे हैं। मुख्यमंत्री मेरे भी हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले नाम हो सकता था कि बहुत लोग जानते थे, लेकिन उनके एक्चुअल लीडरशिप क्वालिटी के बारे में लोगों को नहीं पता था। आकर के सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया, एडमिनिस्ट्रेशन, जो उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, खासकर मैं गाजियाबाद नोएडा की बात करूं, आज के 15-20 साल पहले की स्थिति, आप भी चूंकि उस दौर से गुजरे हैं, देखे हैं, रहते हैं, क्या स्थिति थी और आज देखिए क्या स्थिति है। तो एक बहुत बड़ा नेक काम उन्होंने किया है कि गुंडों से मुक्ति दिलाई है, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर किया है। और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा मेरे पॉकेट में 2 पैसे कम हो चलेगा, लेकिन मेरे परिवार महफूज रहे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योगी जी ने कर दिया। ये योगी जी ने कर दिखाया। बाकी फिर से मैं कहूँगा, गुंजाइश की हमेशा जरूरी रहती है। अभी भी कुछ चंद लोग हैं जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, लेकिन एक बेहतर उन्होंने काम किया है औरों के बनिस्बत। सर जो हमारा गाजियाबाद है, वो नोएडा कितना तरक्की कर गया, लेकिन गाजियाबाद अभी भी इस बात से मुकाम नहीं हासिल कर पाया जो होना चाहिए था। जी, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। गाजियाबाद पहले से आगे था नोएडा से। मेरा इंटेंशन नोएडा गाजियाबाद में कंपैरिजन करना नहीं है, लेकिन चूंकि सच्चाई को उजागर करना भी चाहिए, तो गाजियाबाद भी बिल्कुल सटे है दिल्ली से, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ, हर चीज़ है, जगह भी है, सब कुछ है, मैन पावर है। लेकिन और जगहों से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उस कंपैरिजन में गाजियाबाद का विकास नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जनप्रतिनिधि से मेरी अपील है कि आप गाजियाबाद में जो पोटेंशियल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। यहाँ पर भी इंडस्ट्री आ सकते हैं, बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो सकते हैं, और जो बड़े इंडस्ट्री है वो कहीं दूसरी जगह ना जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत पोटेंशियल होना चाहिए सर। जी जी। सर बिल्कुल लास्ट सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ सर, सर्वप्रथम जिस चीज़ में आप सचिव बने हैं जी, उसके लिए क्या आपने सोच रखा है कि उस इंस्टीट्यूशन को कितना अच्छा पहुँचाएंगे? देखिए, मेरा शुरू से ही मानना, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, जैसे पहले भी आप आए थे तो मैंने एक डिस्कशन में हमने कहा कि जिससे मुझे जो प्राप्त हुआ ना, तो जब आपको मौका मिले तो आपको उसे देने का अधिकार होना चाहिए। आपके पास जब कुछ मिला, तो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के मेरे नाम के पहले जो 2 लेटर आया, लेटर ऑफ ट्रस्ट सीए, उसने मुझे बहुत दिया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं सीए बना, तो अब मैं अपने प्रोफेशन के लिए क्या सेवा दे सकता हूँ, मेंबर एट लार्ज के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो इस सेवा भाव से मैं यहाँ आया हूँ कि अपने प्रोफेशन में, अपने मेंबर्स के लिए, कैसे अपने स्टूडेंट के लिए मैं बेहतर कर सकता हूं। जैसे मैं जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूं, तो हमेशा हर मंच से मैं कहता हूं कि जीएसटी पे किसी भी सदस्य को किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान हो, कोई समस्या हो, आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए, मुझसे मिलने आइए। मैं कोई चार्जेस नहीं लेता चार्टर्ड अकाउंटेंट से। हाँ, क्लाइंट होता है तो डेफिनेटली, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई व्यक्तिगत अपना है या किसी केस के लिए वो व्यक्तिगत तौर पर अपने मिलने आता है, राय लेना चाह रहा है, तो मैं मदद करता हूँ। और मैं आपके व्यक्ति से वाकिफ है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निःशुल्क एडवाइस देते हैं सर आप? जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर, प्रोफेशनल। जी, तो सर जिस पद पे हैं एज ए सचिव, जी, इस इंस्टीट्यूशन को और आगे बढ़ाने की कोशिश जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इसकी ब्रांड बिल्डिंग को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। वैसे आईसीआई पूरे देश ही नहीं, विश्व में सबसे लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, और जो हमारे द्वारा सिग्नेचर की गई, प्राइम मिनिस्टर ने भी 2017 में, जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का इनॉग्रेशन हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन के दिन आए थे, तो उन्होंने कहा था the signature of a chartered accountant is more powerful than the signature of a prime minister of a country। यानी देश के प्रधानमंत्री से भी आपके सिग्नेचर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऑडिट पे अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर दिया तो वही मान्य होगा, कोई और नहीं कर सकता। तो मेरी ये उम्मीद है कि इसकी ब्रांड वैल्यू को और बढ़ाएं, कैसे हम बेहतर करें, इसी पे हम फोकस रहेंगे। सर नंदा जी को कुछ शुभकामनाएं देंगे? नंदा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही जोशीला आदमी है, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं प्रोफेशन के लिए। अभी सिलेक्ट कमेटी बनी है, अभी इनकम टैक्स का बिल आया है, और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि कैसे इस बिल को और बेहतर बनाया जाए, आम जनता तक आम भाषा में कैसे पहुंचाया जाए। अभी 40 लोगों की एक कमेटी बनाया उन्होंने, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से जो लोग हैं, जो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, उनको मिला करके कुछ सेक्शंस बांट करके 40 लोगों में उन्होंने बांटा है। लगभग 13-14 सेक्शंस एक एक प्रोफेशनल को दिया है कि आप इस पे वर्किंग कीजिए, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखिए, और इसको हम कॉपी को हम फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे और कहेंगे कि ये देखिए हमारे द्वारा तैयार किया गया आपके बिल का सिंप्लीफाइड वर्जन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अभी टैक्स ईयर वर्ड आया है, पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आता है, तो सरकार ने पहले ही इस सोच के साथ इस बिल को लाया, हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। तो बोला कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
भाई जो प्रोफेशनल है उनके तो टिप्स पे होता है, बट एक आम व्यक्ति के लिए एक टेक्निकल लैंग्वेज होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको सिंप्लीफाइड करने जा रहा हूँ। उसी कड़ी में एक एग्जाम्पल है, टैक्स ईयर वर्ड अब होगा, पीरियड वैसे ही होगा, कंप्यूटेशन का प्रोसेस वही होगा, बट एक सिंगल वर्ड में टैक्स ईयर वर्ड यूज होगा। सरकार की योजनाएं जनता तक धीरे धीरे पहुंच रही हैं। जी जी। तिवारी साहब, लास्ट बिल्कुल सवाल है, मैं हर किसी से पूछता हूँ, युवा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना पसंद किया आपने? देखिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने कहा ना एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे की प्रोस्पेरिटी से बढ़ता है, और दूसरे किसी भी प्रोफेशन से कंपेयर करेंगे आप तो अगर उनकी रेवेन्यू आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीजों से बढ़ रही है। जी, जी। भाई अगर किसी और कहे तो किसी की लिटिगेशन से बढ़ रहा है, किसी को कोई बीमारी से हो रहा है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा प्रोफेशन है जहां जो लोग हैं, देश की जनता है, उसके जानने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर वो ग्रो करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रो करता है। और जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कह के गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द पार्टनर्स इन द नेशन बिल्डिंग। तो हम नेशन बिल्डिंग में पार्टनर है, इस रोल को हम बखूबी निभाते और निभाते रहेंगे। तो आप कैसे सर इस लाइन में आए? 2 शब्द इसमें। देखिए, पहले तो मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा, लेकिन जब मैं दिल्ली पढ़ने आया उसी क्रम में हमारे कुछ साथियों से मुलाकात हुई जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स कर रहे थे। तो कहते हैं कि साथी का भी बड़ा फर्क पड़ता है, और उस समय भी अपने आप को मैं स्टेबल करने के लिए यहाँ आया था कि कैसे मैं अभी अपनी रोजगार प्राप्त कर सकूं और पढ़ाई बेहतर कर पाऊं। इसी कड़ी में हमारे मित्रों से कुछ मुलाकात हुई जो मित्र बने, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कीजिए, इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो साइंस बैकग्राउंड होते हुए भी मैंने इसको समझने का प्रयास किया, लेकिन जब मैं समझा तो मुझे आगे चल के काफ़ी मुझे फ़ायदा भी मिला कि साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत जल्दी ग्रैस्प कर गया। जी 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 जी। और सर आपके यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है और कहीं कोई योग्यता है कोई व्यक्ति? बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी आईसीएआई के बारे में कहा कि अगर कुछ सीखना है, कुछ जानना है, अगर इनके एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना है तो आईसीएआई के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखो, जहां कभी भी कोई पेपर लीक की बात नहीं होती, कोई रिजर्वेशन नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति का भी बेटा और एक अमीर से अमीर व्यक्ति का बेटा वही पढ़ाई पढ़ेगा, उसके लिए वही पेपर होगा, कोई रिजर्वेशन किसी तरह की कोई उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है, सब बराबर तरीके से जाते हैं। और यही रीज़न है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपके पास वही अधिकार है जो दूसरे के बेटे ने बना है या दूसरे के भाई या बहन ने बना है, आपको बराबर का अधिकार मिलता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, सेम पढ़ाई सबके लिए है। सर आप नेशनल बिल्डिंग के एक बहुत बड़े पिलर हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। फिर किसी आर्थिक विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दिन दोनों दिन तरक्की करते रहें। धन्यवाद।